Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 21st of November and all the important articles are here as follows. पहला है when President Draupadi Murmu asked questions to the advisory opinion to the Supreme Court of India, तो ये उसके तहत under Article 143 she has asked this question और उसके तहत जो है जुडिशरी का यहाँ पे आंसर आया है क्या कहा है कि जुडिशरी कैन नॉट टाई प्रेसिडेंट गवर्नर टू टाइमलाइन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशरी कैन नॉट टाई द प्रेसिडेंट गवर्नर टू टाइमलाइन, सुप्रीम कोर्ट। तो कोई भी टाइमलाइन जो है अंडर आर्टिकल 200, ठीक है, आर्टिकल 200 के तहत जो है कोई भी आर्टिकल 200 अभी हम देखेंगे क्या है, कोई भी टाइमलाइन या फिर डीम्ड एसेंट ऐसा नहीं कर सकती है जुडिशरी, वो ओवररीच हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज 350th ईयर एंड ऑफ मार्टरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर। तो 350th ईयर हुआ है मार्टरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर। ही वाज अनफॉर्चुनेटली किल्ड बाय द मुगल्स एंड उनका जो है गुरु तेग बहादुर जो है ही वाज द 9th सिख लीडर। तो उसके बाद जो है गुरु ग्रंथ साहिब इज द 10th एंड द इटर्नल लीडर, राइट, ये आपको पता होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज सर्च फॉर 5 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स बाय आसाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट से पांच फॉरेनर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनको डिपोर्ट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। वो कहाँ से एंटर हुए वो सारा चीज भी यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। तो पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का, जुडिशरी कैन नॉट टाई प्रेसिडेंट गवर्नर टू टाइमलाइंस नहीं दे सकते जुडिशरी, ठीक है। तो अगर हम देखें ये वाला टॉपिक, अगर हम अच्छे से देखें, ये जो बॉक्स है इसको हम अच्छे से समझे, तो 14 क्वेश्चन रेज किए थे प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 143। तो उसमें जुडिशरी का आंसर क्या है, गवर्नर जो है उनके पास डिस्क्रिप्शन है, कोई भी बिल अगर गवर्नर के पास जाता है स्टेट लेजिस्लेचर से, तो दे कैन असेंड द बिल, वो बिल को असेंड कर सकते हैं, दे कैन विदहोल्ड द बिल, दे कैन नॉट रिटर्न द बिल बट दे कैन विदहोल्ड द बिल, स्पेशली मनी बिल यहाँ पे बात की जा रही है। मनी बिल को या तो असेंड दे सकते हैं तो विदहोल्ड कर सकते हैं, रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ ही क्या है, अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर क्या कर सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए बिल को भेज सकता है अंडर आर्टिकल 201, ठीक है। ये गवर्नर का पावर है। जुडिशियल लिमिट्स क्या है कि जुडिशरी कोई भी टाइमलाइन लिमिट नहीं कर सकती, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकती कि इट इज डीम्ड पास्ट, ये नहीं कर सकते, ये पावर नहीं है जुडिशरी के पास कि वो किसी भी उसको कोई भी बिल जो है वो पास नहीं हुआ है अंडर आर्टिकल 142 इंटेल्स फॉर कंप्लीट जस्टिस। तो कंप्लीट जस्टिस के नाम पे यहाँ पर वो डीम्ड पास नहीं कर सकते, ये नहीं है, इट इज नॉट द पावर ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। और थर्ड, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था, हम दोनों ने, हमने साथ में ही पढ़ा था कि 3 महीने का टाइम पीरियड अगर में नहीं पास होता है तो उसको डीम्ड पास माना जाता है, ऐसा जुडिशरी ने बोला था। तो लेकिन वो नहीं होगा, ये ऐसा बोला गया है, इट इज द जुडिशियल लिमिट। प्रेसिडेंट रोल क्या है, व्हेन अ बिल इज रिफर्ड द प्रेसिडेंट नीड नॉट सीक एडवाइजरी ओपिनियन अंडर 143 एवरी टाइम, ठीक है। तो अगर कोई भी बिल अंडर आर्टिकल 201 में क्या देखा कि बिल को गवर्नर ने भेजा है प्रेसिडेंट के पास फॉर कंसिडरेशन, राइट, तो वो बिल को इट नीड नॉट सीक सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो बार बार एडवाइजरी ओपिनियन सीक करे, इट इज जरूरी नहीं है कि वो बार बार सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन सीख करे। गवर्नर का अकाउंटेबिलिटी क्या है कि गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन अ बिल इनडेफिनेटली, वो इनडेफिनेटली एक कोई भी बिल के ऊपर दे कैन नॉट सिट, दे हैव लिमिटेड जुडिशियल, इसमें इफ दे डू लिमिटेड जुडिशरी रिव्यू अप्लाई, ठीक है, कि अगर वो कोई भी बिल पे लेट्स से 5 साल तक बैठे, ठीक है, ही इज नॉट इवन पासिंग इट, नॉट इवन कंसिडरिंग इट, उनको प्रेसिडेंट के पास भी नहीं भेज रहे, विदहोल्ड करके रखा हुआ है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो इस वाले टॉपिक पे लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू कैन अप्लाई, तो ये इस गवर्नर का अकाउंटेबिलिटी होता है कि वो अकाउंटेबल रहे, ठीक है। और साथ ही कोर्ट कैन डायरेक्ट गवर्नर टू डिसाइड विद अ रीजनेबल टाइम फ्रेम बट नॉट डिक्टेट द आउटकम।
एक टाइम फ्रेम दे सकते हैं, जैसे 6 महीने 3 महीने ऐसा टाइम फ्रेम दे सकते हैं, लेकिन डिक्टेट नहीं कर सकते कि पास हो ही जाएगा, पास ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आंसर था। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड आंसर, ऑल्सो वेरी वेरी बैलेंस्ड एंड थॉट आउट डायरेक्शन विच हैज बीन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो एक 5 बेंच का जज ने जो 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, बिकॉज अगर प्रेसिडेंट कोई क्वेश्चन पूछते तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए वी नीड एटलीस्ट 5 जजेस, ठीक है। तो इसमें देखिए 5 जज के बेंच सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया अपना ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143 कि प्रेसिडेंट स्टेटिंग दैट जुडिशरी कैनॉट फोर्स the governors or the president to follow a one side fits all approach deadline with the dealings bill of the state। एक 3 महीने का डेडलाइन हमने डाल दिया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। ये हम लोग जो डेडलाइन दे देते हैं वन साइड स्वीट अप्रोच लेकर हम नहीं कर सकते, ठीक है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि दे कैन नॉट टेक अप द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस ऑफ गवर्नर की डीम्ड पास हमने बोल दिया तो ऐसा नहीं हो सकता, डीम्ड कंसेंट ये सब नहीं हो सकता, ये जो एग्जीक्यूटिव का काम है, जुडिशरी मस्ट नॉट इंटरफेयर इन दिस, ठीक है। तो द बिल सिंपली बिकॉज अ कोर्ट ऑर्डर्ड अ टाइमलाइन हैज एक्सपायर्ड, ठीक है, कि जो अगर 3 महीने का टाइमलाइन है वो एक्सपायर हो गया तो वो डीम्ड पास ये नहीं हो पाएगा। Such interference, the bench noted, violates the spirit of the constitution and the basic structure doctrine of separation of powers। जो आर्टिकल 50 कहता है ना सेपरेशन ऑफ पावर की बात, तो उसको ये हैम्पर कर देता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। At the same time, the Supreme Court clarified the president and governor cannot engage in prolonged or evasive action, क्योंकि वो भाग नहीं सकते अपने काम मुझसे, और prolonged period तक भी वो नहीं रख सकते अपने पास बिल को। They cannot indefinitely delay decisions by keeping bill state bills pending without justification। आपको justification देना होगा, कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तमिलनाडु के गवर्नर ने 3 months तक रखा था, और 3 मंथ्स के बाद जो है यहाँ पर प्रॉब्लम जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास गई एंड देन उन्होंने डीम्ड एसेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। द कोर्ट स्ट्रेस दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज मस्ट एक्ट रीजनेबली विथ अ फेयर टाइम फ्रेम एड्रेसिंग द बिल सेंट टू देम। एक टाइम फ्रेम के साथ आपको फेयर होके यहाँ पर डिसीजन जो है वो लेना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है बिटवीन दी जुडिशरी एंड दी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन मूव टू द सेकंड आर्टिकल। द सेकंड आर्टिकल है सिख परफॉर्म गटका। दिस इज गटका मार्शल आर्ट है, हाँ, ये गटका अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट ड्यूरिंग द रिलीजियस प्रोसेशन मार्किंग द 350 years ऑफ मार्टरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर इन जम्मू। ये जम्मू से फोटो आ रहा है, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर का जो है 350th मार्टरडम के दिन जो है ये आज गटका जो है ये प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है। 9th गुरु ऑफ सिखिज्म 1621-1675 रिमेंबर्ड एज हिंद दी चादर, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया। उनको रिमेंबर भी ऐसे किया जाता है कि ही वाज द हिंद दी चादर या फिर प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया। अब शहीद हुए थे 1675 में। उन्होंने कहा कि वो कन्वर्ट नहीं होंगे मुगल रूल के अंतर्गत, वो कन्वर्ट नहीं होंगे, एंड ही मतलब he just didn't want to convert as per the orders of the Mughals, so he faced martyrdom. Martyrdom was easier for him than to bow down to the Mughals and their demands, ठीक है। martyred ये 1675 में he was martyred, and क्योंकि वो convert नहीं होना चाहते थे इसीलिए। सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल करेज, ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, कि मैं कॉन्शियसली क्या मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसका ये बड़ा सिंबल है। बॉर्न इन अप्रैल 1st 1621 इन अमृतसर, यंगेस्ट सन ऑफ गुरु हरगोविंद जी, उनके यंगेस्ट सन थे, 9th गुरु थे, ठीक है, गुरु तेग बहादुर। इन मार्शल आर्ट स्किल्स, स्क्रिप्चर्स, म्यूजिक, मेडिटेशन, ये सब उन्होंने यंग एज में सीख लिया था। participated in battles alongside with father which instilled values of bravery and service, later settled in Bakala in Punjab, leading a life of simplicity, deep meditation and spiritual learning, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम थे, वो उन्होंने अपोज किया था मुगल पॉलिसी को, कश्मीरी पंडित जो थे उनको कन्वर्जन से रोकने के लिए, और offered his own life to uphold right to practice one's faith। तो obviously he offered his own life कि I would rather die than to convert myself, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर जी जो है उनको हम इसी रूप से याद रखते हैं।
जो गटका है ये एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट का फॉर्म है। सिख गुरु इनको प्रैक्टिस किया करते थे। इसमें स्टिक, स्वॉर्ड, सेल्फ कंट्रोल ये सब होता है। ओरिजिनेटेड बाय व्हेन द सिक्स्थ गुरु, गुरु हरगोविंद जी, जिनके बेटे जो है गुरु तेग बहादुर जी थे, नाइन्थ गुरु, adopted किरपान। किरपान आप लोगों ने देखा होगा, the Sikh people they carry one form of छोटा सा, it is like a knife sort of a thing, but this it is called किरपान। ओके, तो ये किरपान को उन्होंने अपने पास रखा था सेल्फ डिफेंस के लिए मुगल एरा के समय से। अभी भी बहुत सारे लोग लेके चलते हैं। इट इज अलाउड, ठीक है, टू कैरी अ किरपान, इट इज अलाउड इन इंडिया, ठीक है। A style of stick fighting between two or more practitioners. Gatka is a toned down version of deadlier शस्त्र विद्या। ठीक है, ठीक है, जो शस्त्र विद्या है उसमें तो स्वॉर्ड का यूज करते थे शस्त्र, ठीक है, लेकिन उसका ही टोन डाउन वर्जन है जिसमें स्टिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। द शार्प स्वॉर्ड ऑफ शस्त्र विद्या हैव बीन रिप्लेस्ड बाय वुडन स्टिक्स, जिसको सोती कहा जाता है, और शील्ड जिसको फर्री कहा जाता है गटका में, ठीक है। कंसिडर्ड अ बैटल टेक्निक। और 10th गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने कंपलसरी कहा है कि यूज करना वेपन फॉर सेल्फ डिफेंस, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। कन्फाइंड टू द गुरुद्वारास नगर कीर्तन एंड अखाड़ा, बट इट वॉज अर्लियर कन्फाइंड टू गुरुद्वारास नगर कीर्तन एंड अखाड़ा। गटका की बात की जा रही है, बट गटका जो है अब स्पोर्ट कैटेगरी में भी आ गया है। गटका फेडरेशन ऑफ इंडिया भी है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 2008, ठीक है। तो मार्शल आर्ट जैसे थांगता है, देन वी हैव कलरी पयटू, देन वी हैव गटका, ठीक है, ये सब मलखम, ये सब क्या है, मार्शल आर्ट, इंडियन मार्शल आर्ट का फॉर्म है। तो उसको भी अब आगे जो है धीरे धीरे उनका भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, दिस इज गटका का एक फॉर्म। इसमें राउंड वो शील्ड टाइप यूज करते हैं, पर पहले तो ऑब्वियसली शील्ड होता होगा कि कैसे बचे, पर यहाँ पे जो है इस टाइप का भी चीज यूज किया जाता है। एंड देन वी हैव स्वॉर्ड्स आल्सो, वी हैव स्टिक्स आल्सो इन गटका, ठीक है। लास्ट इज सर्च ऑन फॉर 5 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स बाय असम ट्रिब्यूनल, ठीक है। जो फॉरेन ट्राइब्यूनल है उसमें 5 देख सकते हैं, 5 नाम जो है इनको इनको फॉरेनर्स डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, बाय द असम ट्रिब्यूनल। हनूफा, मरियम निसा, फतिमा, मनोवरा एंड अमजद अली, ये धोबखाटा विलेज के हैं सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे पाए गए। इनको फॉरेनर्स डिक्लेयर किया गया बाय द असम फॉरेनर ट्रिब्यूनल, ठीक है। देखिए, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे 5 लोगों को डिक्लेयर किया गया एज नॉन सिटीजन बाय अ फॉरेन ट्रिब्यूनल, ठीक है। जो एक्सपल्शन एक्ट है ऑफ 1950, उसके तहत ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल बनाया गया है। और उसमें क्या है, इंडिविजुअल्स का नाम क्या क्या है, हनूफा, मरियम नेसा, फतेमा, मनोवरा एंड अमजद अली, इनको धोबकाटा विलेज के हैं, इनको फॉरेनर्स डिक्लेयर किया गया है। एंड एज दे डिड नॉट अपीयर फॉर हियरिंग, उनको हियरिंग के लिए फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने बुलाया, वो वहां नहीं पहुंचे, इसीलिए उनको फॉरेनर डिक्लेयर किया गया। और ये पावर पता है किसके पास रहता है, ये पावर रहता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास, कि वो दे कैन डिक्लेयर समबडी एज सिटीजन और नॉन सिटीजन, ठीक है। On Wednesday, District Commissioner Ananda Kumar Das issued separate expulsion orders under the Immigration Expulsion Act from Assam 1950। ये 1950 में ही ये एक्ट को लाया गया था, और इसमें बहुत एक्सटेंसिव डिबेट्स हुए गए थे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये एक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये उस समय भी डिबेट हुए थे, जैसे बहुत सारे बड़े लीडर्स जो थे उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। असम के जो इमिग्रेशन एक्ट के लिए, वो इमिग्रेंट एक्ट के लिए स्पेशली इसमें कुछ सेक्शंस भी डाले गए, जैसे सेक्शन 2 है, वो भी इस एक्ट में एक्स्ट्रा करके डाला गया, ठीक है। तो इट इज फर्स्ट सच ऑर्डर्स, पहली बार ये ऑर्डर्स आया कि ये एक्ट को फिर से लागू किया जाएंगे स्टेट के बाद। ये पहले ये 5 लोग हैं जिनको दे आर आइडेंटिफाइड एज फॉरेनर्स, ठीक है। The order stated that as declared foreigners, their presence in India was harmful to the public interest and state's internal security. They were directed to leave Assam within 24 hours through Dhubri, Sribhumi, South Salamara, Mankachar routes, indicating suspected entry from Bangladesh, ठीक है। तो इनको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी थ्रेट माना गया, इसीलिए इनको डायरेक्ट किया गया कि आप लोग लीव करें, कहीं से भी, आप धुबरी से जाए, श्रीभूमि से जाए, साउथ सालमारा से जाए, जहां से भी आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, ठीक है। The notice also warned that failure to comply would lead to
फोर्स्ड रिमूवल फ्रॉम स्टेट, फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर इशू किया है कि इनको जो भी एक्स पार्टी सिटीजन है, जिनको अभी डाउटफुल सिटीजन है, उनको बार बार अटेंड करना है प्रोसीडिंग्स। ये फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने ये जारी भी किया है। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care, study hard, and thank you.